हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में, जिसमें मैंने भारत के भूग्राफिक मैप के अनुसार उसे 3 भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से थे? मध्य की उच्च भूमि, दूसरा था पूर्वी उच्च भूमि जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं, तीसरा था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मैं नक्शे में बताऊं तो ये वाला जो सबसे बड़ा भाग था, ये वाला भाग था मध्य की उच्च भूमि का। मध्य की उच्च भूमि चूंकि सबसे बड़ा भाग था तो उसे अध्ययन की दृष्टि से और सरल बनाया गया और अन्य भागों में विभाजित किया गया। तो मध्य की उच्च भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे 5 भाग? मध्य भारत का पठार, दूसरा बघेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, और नीचे वाला जो भाग था, सबसे बड़ा भाग था मध्य प्रदेश का, वो था मालवा का पठार। और ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग था कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का। तो इस प्रकार मध्य की उच्च भूमि को 5 भागों में विभाजित किया था सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, जो ये वाला भाग था, ये वाला बघेलखंड का पठार, मैंने बताया आपको 7.7% ये वाला भाग बघेलखंड का पठार। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग था, ये वाला था कौन सा? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत के हिसाब से सतपुड़ा मेकाल श्रेणी लगा है, क्योंकि यहाँ पर है राजपीपला, यहाँ था महादेव श्रेणी और ये था मेकाल श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है पंचमढ़ी में। आप सब जानते हो पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी जब सबसे ऊंची चोटी है, उस पर धूपगढ़ 1350 मीटर, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, सामान्यतः 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और बालाघाट साइड यहाँ पर देखा जाए तो 150 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, इधर वाला। ठीक है, अगर मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे बात की थी कि किसी भी पठार को किस प्रकार पढ़ा जाए, किसी भी पठार को पढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अगर मेंस के हिसाब से बात करें, 6 नंबर के हिसाब से बात करेंगे हम कि किस प्रकार किसी भी पठार के बारे में अध्ययन करने से पहले उसके बारे में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या भाव होने चाहिए, किस प्रकार से उसका अध्ययन होना चाहिए। तो मैंने मध्य भारत के पठार को किस प्रकार पढ़ने की कोशिश की वो बताऊंगा आपको मैं। मध्य भारत का पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसके विस्तार किस प्रकार है, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, मिट्टी कैसी है, ठीक है, पर्यटन स्थल कैसे हैं, इसके अलावा यहाँ का फसल कैसी है। इस प्रकार से हम एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। मध्य भारत का पठार, उस प्रकार फिर बघेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, नीचे वाला भाग सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो इस प्रकार हम सभी भागों का इसी पॉइंट के हिसाब से हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य भारत का पठार। उसका हम पूरा विभाजन देखेंगे, किस प्रकार है, उसको किस प्रकार की चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है, तो हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे मध्य भारत का पठार। ठीक है दोस्तों, अगर मध्य भारत के पठार के निर्माण की बात की जाए, मध्य भारत के पठार की जो निर्माण की बात की जाए, तो ये वाला जो भाग है, डॉट वाला जो भाग है, ये वाला निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों से, जो आर्कियन सेल समूह का भाग है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, किसका? मध्य भारत के पठार का, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों से है। जो ये वाला जो भाग है, आप सबके पता है, महू के जनापाओं से, इंदौर के महू के जनापाओं से यहाँ से चंबल नदी निकली, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड इधर टच होकर यमुना में गिर जाती है। ठीक है, यमुना फिर गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो ये बनता है अपर्दन, जो चंबल के अपर्दन और निक्षेपण से जिस प्रकार की चट्टानों या जिस प्रकार की पठार का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। तो ये वाला जो भाग है, किस प्रकार से निर्माण हुआ है इसका? तो ये हुआ है चंबल के अपर्दन और निक्षेपणों से इसका निर्माण हुआ है मध्य भारत के पठार का। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पर फिर मिट्टी बन जाती है, कौन सी? जलोढ़ मृदा, क्योंकि जो अपर्दन अवनाली का अपर्दन होगा, क्योंकि बिहड़ देखे जाते हैं चंबल के साइड, तो यहाँ पर जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी बनेगी? जलोढ़ मृदा, क्योंकि जलोढ़ मृदा में जीवाश्म की मात्रा सबसे ज्यादा थी और जीवाश्म उर्वरकता के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। उर्वरक अगर बात की जाए जीवाश्म की, तो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म दोस्तों, ये सड़े गले मृत पदार्थों से जो हजारों साल या करोड़ों वर्ष बाद उसे खनन करके फिर खोद कर जो उर्वरक
या सिंचाई मतलब उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। मतलब करोड़ों वर्ष वो उजागर हो जाए, अपने सामने आ जाए तो उसे बोलते हैं जीवाश्म। तो यहाँ पर जो मृदा होती है वो कौन सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने समझाने की कोशिश की अपने हिसाब से, इस प्रकार है। बात की जाए अब निर्माण की, तो मैं लिख देता हूँ जितने पॉइंट है मेरे हिसाब से बने हैं वो मैंने 6 पॉइंट बनाए 6 नंबर के हिसाब से। ठीक है, बात की जाए निर्माण की। निर्माण दोस्तों, जो नीचे वाला जो भाग है, आपको पता है मध्य भारत का पठार, उत्तर पूर्वी भाग का, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग का भाग है ये वाला मध्य भारत का पठार। और इधर वाला जो भाग है ये वाला कौन सा हो गया, इधर बुंदेलखंड हो गया। अगर कोई पूछे आपको पूर्वी भाग कौन सा है तो बुंदेलखंड, और दक्षिणतम भाग कौन सा है, मालवा का पठार, और पश्चिमतम भाग कौन सा हो गया, अरावली। अरावली पर्वत जो प्राचीन पर्वत है सबसे। और ये वाला जो भाग हो गया उत्तर वाला, ये कौन सा हो गया, गंगा यमुना वाला भाग। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हो कोई भी पूछे तो आपसे। तो निर्माण की बात की जाए, निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानें चट्टानों जो किसकी, आर्कियन शेल समूह का भाग है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से तथा चंबल के अपर्दन तथा निक्षेपणों से, चंबल के अपर्दन तथा निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, मध्य भारत के पठार का। दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा वो होगा विस्तार। मध्य भारत के पठार के विस्तार की बात की जाए दोस्तों, तो इसका विस्तार है कितना, 32,896 वर्ग किलोमीटर। 32,896 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले कवर होते हैं दोस्तों। कितने, 9 जिलों कवर होते हैं। ये भारत के कितना प्रतिशत है, भारत के सभी पठारों का कितना प्रतिशत है, ये है 10.7%। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी, कितना प्रतिशत है, 10.7%। ठीक है, तो विस्तार हम देख लेते हैं, विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार है कितना, 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका विस्तार है। कितने जिला थे, तो मैं बता दूं आपको, यहां पर है कौन सा, ये वाला जो जिला है वो है श्योपुर। ये वाला कौन सा है, मुरैना। ये वाला भिंड। ठीक है, और ये वाला ग्वालियर, पूरा ग्वालियर। आंशिक रूप से शिवपुरी, आंशिक रूप से गुना। राजगढ़ का भाग आ जाता है आंशिक रूप से, और यहाँ पर पूरा भाग किसका आ जाता है, नीमच। और ये वाला आंशिक रूप से कौन सा आ गया, मंदसौर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर जिले कौन कौन से आ गए यहाँ पर, श्योपुर। ठीक है, श्योपुर के बाद में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद में आंशिक रूप से शिवपुरी, और एक और मैं डेस करके गुना कर देता हूं, जो आंशिक रूप से दोनों आंशिक। ठीक है, आंशिक। उसके बाद है नीमच, और एक बार नीमच के बाद में राजगढ़, ये भी आंशिक है। और मालवा और
मध्य भारत के पठार में कौन सा भाग है एक और जो दोनों में है वो है मंदसौर। ये भी कौन सा आंशिक रूप से। ठीक है दोस्तों, तो ये विस्तार इतना हो गया। अब बात की जाए जलवायु की। किस पॉइंट की? जलवायु। अगर मध्य भारत के पठार की जलवायु की बात की जाए तो आपको पता होगा यहां पर गर्मियों के टाइम में बहुत गर्मी होती है और ठंड के टाइम में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए यहाँ का टेम्परेचर, अगर गर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर 40 के पार टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और बात की जाए ठंड में बहुत कम ठंड, मतलब ठंड इतनी पड़ जाती है कि हद से ज्यादा, मतलब ठंड के समय बहुत ठंड, गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी। इस प्रकार का यहाँ का क्लाइमेट है। आपको पता होगा यहाँ पर ये भिंड है, भिंड वाले भाग में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर भिंड में। ठीक है, तो इस प्रकार मैं लिख देता हूँ जलवायु के बारे में। तो जलवायु कैसी है? गर्मी के टाइम पे गर्मी में बहुत गर्मी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है ठंड में बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए अपने जलवायु के बारे में। ठीक है, अगर गर्मी की बात की, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी किस प्रकार की होती है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठंड में बहुत ज्यादा ठंड कितनी? 8 डिग्री तापमान भी हो सकता है। कितना? 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रकार भी इसका ठंड में बहुत ज्यादा ठंड इतनी हो सकती है। ठीक है, जलवायु के बाद में हम बात करेंगे इस वर्षा की। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला भाग कौन सा है? मध्य भारत का पठार। यहाँ पर दोस्तों 55 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पर भिंड, मैंने जैसे बात की भिंड की, तो यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो यहाँ पर जो फसल होगी वो कौन कौन सी होगी आपको सबको पता होगा। सरसों होगी, गेहूं होगा। ठीक है, इस प्रकार की फसल होगी। और नीमच में अफीम होगी। अफीम देखो आप तो अच्छा खासा होता है, दमदार, बिल्कुल एक नंबर, बहुत ज्यादा मालामाल हो जाए आदमी, इतना अच्छा होता है यहाँ पर अफीम। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन के लिए है। लोग इसे अभद्र तरीके से इसका व्यापार करते हैं, तो सही नहीं है। मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग होता है अफीम का। तो ये वाला जो भाग यहाँ पर क्या है? वर्षा 55 से 75 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ 55 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब बात की जाए फसल की। फसल की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि चूंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है तो फसल भी कम वर्षा वाली फसल होगी। यहाँ पर जो सिंचाई की दृष्टि से कम वर्षा प्राप्त हो और फसल आसानी से हो जाए। तो फसल में यहाँ पर होगी गेहूं। ठीक है, सरसों। ठीक है, मूंगफली हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मूंगफली के बाद में यहाँ चने हो जाते हैं, चने हो जाते हैं जैसे। और यहाँ पर नीमच और मंदसौर में सबसे बढ़िया फसल हो जाती है। किस चीज की? अफीम की। लागत भी अच्छी खासी है, अच्छे खासे दाम मिलते हैं इसके अफीम के। ठीक है, फसल के बाद हम देख लेते हैं पर्यटक स्थल कौन कौन से। लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा पर्यटन स्थल। ये लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा। कितने पॉइंट हो गए? 3 और 6, मतलब 6 नंबर का आपका प्रश्न पूरा हो गया है। ये मेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट किस प्रकार आपको लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं आसानी से। आपके खरे 5-6 नंबर आपके खरे हो जाते हैं। ये छठा। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात की जाए तो पर्यटक स्थलों में यहाँ पर आ जाता है कौन सा? 525 ईस्वी में ग्वालियर का
ग्वालियर का किला जाता है यहाँ पर। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में यहाँ जाता है कौन सा, जिब्राल्टर का किला। जिब्राल्टर का किला, मान मंदिर, ठीक है। मान मंदिर के बाद में, मान मंदिर के बाद में गुजरी महल आ जाता है यहाँ पर, गुजरी महल, ठीक है। गुजरी महल के बाद में आ जाता है यहाँ पर कौन सा, सास बहू का मंदिर, ठीक है। सास बहू का मंदिर आ जाता है यहाँ पर। सास बहू का मंदिर आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और आ जाता है कौन सा, तेली मंदिर, जो तेली समाज के लिए है। आप मुझे जरूर बताना तेली मंदिर किस शैली से निर्माण हुआ है, किस शैली में बना है, मतलब किस प्रकार की शैली से इसका निर्माण हुआ है। तो तेली मंदिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि तेली मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तेली मंदिर, तेली मंदिर के बाद में आ जाता है यहाँ पर कौन सा, सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर आ जाता है यहाँ पर, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बाद में आ जाता है यहाँ पर जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस, ठीक है। और देखा जाए तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समाधि और मकबरों के बारे में बताया था, जिसमें लक्ष्मीबाई की समाधि आ जाती है यहाँ पर ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर पूरा एक्चुअली पूरा आता है, तो ग्वालियर में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है कौन कौन से, लक्ष्मीबाई की समाधि आ जाती है, ठीक है। और मोहम्मद गोश का मकबरा, तानसेन का मकबरा जाता है, और जो सहायिका है लक्ष्मीबाई की, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई की सहायिका है झलकारी बाई, उसकी भी समाधि यहाँ पर ही आ जाती है। तो इस प्रकार ये है ग्वालियर के पर्यटक स्थल, ठीक है। अगर बात की ये ग्वालियर के, ठीक है, ये ग्वालियर हो गया, ये पूरा ग्वालियर, ठीक है। बात की जाए नीमच में, नीमच में आपको पता होगा बाबा शाहबुद्दीन औलिया की दरगाह है, बाबा शाहबुद्दीन औलिया की दरगाह, बाबा शाहबुद्दीन औलिया की दरगाह है। इसके अलावा यहाँ पर मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है, लिख देते हैं पशुपति नाथ का मंदिर, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, कौन सा, शिवपुरी में कौन सा, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, ठीक है। और बता दूं मैं, यहाँ पर श्योपुर है, श्योपुर में 2018 में बना हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और भी है, और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर क्षत्रिय, जिसमें माता पिता के मंदिर है यहाँ पर शिवपुरी में, यहाँ पर माता पिता के मंदिर, माता पिता के मंदिर कहाँ पर, शिवपुरी में, शिवपुरी में माता पिता के मंदिर यहाँ पर, ठीक है। और कुछ जाना हो तो यहाँ पर है बटकेश्वर मंदिर मुरैना में, मुरैना बता दूं मैं मुरैना के बारे में, बटकेश्वर मंदिर कहाँ पर, मुरैना में बटकेश्वर मंदिर है। दोस्तों मुझे ये बटकेश्वर मंदिर के बारे में आप जरूर बताना कमेंट में कि किस शासनकाल में बना है ये बटकेश्वर मंदिर जो मुरैना में है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो बटकेश्वर मंदिर है वो किसके शासन, मतलब किस शासनकाल में बना है, ठीक है, तो आप जरूर बताना। तो ये है मध्य भारत के पठार के बारे में
विस्तार से जानकारी कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, विस्तार किस प्रकार है, इसका जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, फसल कैसी है और पर्यटक स्थल कैसे है। दोस्तों बहुत मेहनत की है, आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। दोस्त को प्रमोट कीजिए दोस्तों यार, ठीक है। धन्यवाद।